आज हमने बहुत डिटेलिंग में बात की है कि मैनिफेस्टेशन और कुंडली यानी कि एस्ट्रोलॉजी कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए है फेमस एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी। मैनिफेस्टेशन और एस्ट्रोलॉजी का क्या कोई बहुत डीप कनेक्शन है? If you are throwing something in the sky, अंतरिक्ष में, तो someone is picking up and answering your prayer. तो बिना ज्योतिष के कैसे संभव है? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर मैनिफेस्टेशन करूंगी तो मुझे उसके लिए अपनी पहले कुंडली देखनी पड़ेगी, ऐसा? देख लेंगे तो फायदे में रहेंगे। आप मैनिफेस्ट किसको करते हैं? जो आपके पास नहीं है और आप उसे चाहते हैं, तो बर्थ चार्ट बताएगा ना। मैं उसे नहीं मानूंगी तो भी तो मैं उसे अचीव कर सकती हूँ, या जरूरी है कि मैं कुंडली देखूं तो ही मैं और रेमेडीज करूं तो ही मैं उसे अचीव कर पाऊंगी? कुंडली आपको यही बता रही है कि कौन सा रास्ता आपको शॉर्टकट पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाओगे। कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। तो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन ही तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी है। और जो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे करेगा? और लोगों को तो ये नहीं पता होता ना कि जो मैं सोच रही हूँ वो नेगेटिव भी सोच रही हूँ, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि भाई अगर उसने मेरा बुरा किया तो उसका तो बुरा होना चाहिए। ये मैं सोच नहीं रही हूँ, ये तो नेचुरल होगा। बट ये नेचुरल कोई हम अंतर्मन कहते हैं। आप अपने लिए पॉजिटिव तो तब मांगेंगे ना जब आप दूसरे के लिए नेगेटिव मांगना बंद करेंगे। जब दांत थे तो दाने नहीं, जब दाने थे तो दांत नहीं। लेट मिले तो फायदा ही क्या? मजा तो तब है जब वो चीज समय पे मिल जाए। इसलिए बात की शुरुआत में मैंने आपसे यही इस पॉडकास्ट में पहले कहा था, सबसे इम्पोर्टेंट समय है, और वो समय देखने के लिए आपको ज्योतिष चाहिए। शनि की 7.5 आप पे चल रही है तो आप लाइफ में कुछ भी कर लो वो नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी भ्रांति है। 7.5 अच्छी चीज है अगर आप उसे सही से समझ लें तो। एक कह रहा है कि यार अफर्मेशन से ज्यादा काम होता है, एक कहता है यार नहीं मेरा तो विजुअलाइजेशन से ज्यादा होता है, अफर्मेशन से मेरा काम नहीं चलता है। अफर्मेशन है लेकिन विजुअलाइजेशन नहीं है, तो फिर कर क्या रहे हो? प्रणाम भारत, PWA यानी कि पॉडकास्ट विद आंचल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन के एक नए एस्पेक्ट पे बात की है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन यार मेरा काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, लेकिन आज हमने उसके कारण पर बात की है। शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उसका सही टाइम है या नहीं है। आज हमने बहुत डिटेलिंग में बात की है कि मैनिफेस्टेशन और कुंडली यानी कि एस्ट्रोलॉजी कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए है फेमस एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉडकास्ट विद आंचल यानी कि PWA अब आपको अमेजॉन म्यूजिक पे, इसके साथ ही स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। अगर आप ऑडियो वीडियो सुनना देखना चाहते हैं तो आप स्पॉटिफाई पे भी जाके देख सकते हैं, इसके साथ ही अमेजॉन म्यूजिक पे भी हमारा ऑडियो अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर के आप स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, मेरी जो मोस्टली ऑडियंस है वो मैनिफेस्टेशन पे सुनना ज़्यादा पसंद करती है, हीलिंग को पसंद करती है। आज मैं मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप एक बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं आज आपके नज़रिए से मैनिफेस्टेशन को सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। डेफिनेटली मेरी ऑडियंस भी यही चाहती है। आज मैनिफेस्टेशन के हम एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि हम लोगों को पता है कि मैनिफेस्टेशन मतलब जो आप सोचते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं एक रियलिटी बनने लगती है, राइट? आप विजुलाइज जो करना चाहते हो वो चाहते हो कि भाई इन फ्यूचर वो चीज़ होनी शुरू हो जाए, वो रियलिटी बननी शुरू हो जाए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आप जो चाहते हो करना वो तब तक नहीं कर सकते जबकि आपके ग्रहों की चाल या जब तक आपकी कुंडली आपके अकॉर्डिंग ना हो या आपके अनुकूल ना हो। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, क्या ये सच है कि वो बिना ग्रहों की चाल के बिना या कुंडली को दिखाए बिना आप नहीं कर सकते हो? तो मैं सिंपल आपसे जानना चाहूँगी, मैनिफेस्टेशन और एस्ट्रोलॉजी का क्या कोई बहुत डीप कनेक्शन है? आपने बात जहाँ से शुरू करी वहीं से पकड़ते हैं। आपने पहला जो पॉइंट किया, सवाल रखा कि क्या मैनिफेस्टेशन का एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन है? आंसर इज यस, डायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा। नॉर्मली आप क्या करते हैं? मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप अपने अंतर्मन से अपनी एनर्जी को आकाश में थ्रो करते हैं, या यूनिवर्स को देते हैं। बिल्कुल। यूनिवर्स में ऊपर कौन है? सारे 9 प्लैनेट।
27 नक्षत्र। तो आप फाइनली कहाँ पहुंच रहे हैं? जिस जगह आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहां तो ऑलरेडी 9 प्लैनेट बैठे हैं। सारी 12 राशियां आकाश में ही हैं। Correct. सारे 27 नक्षत्र आकाश में ही हैं। तो इफ यू आर थ्रोइंग समथिंग इन द स्काई, अंतरिक्ष में, तो समवन इज पिकिंग अप एंड आंसरिंग योर प्रे। तो बिना ज्योतिष के कैसे संभव है? तो इसका कनेक्शन तो डायरेक्ट ही है। Right. तो बिना ज्योतिष के मैनिफेस्टेशन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा और मुझे एक्सप्लेन कीजिए। जैसे हम लोग जब मैनिफेस्टेशन पे जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यूनिवर्स में एक थॉट भेजते हैं, करेक्ट, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो थॉट जाता है आकाश में, वो जाते हैं हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। अगर वो प्लैनेट्स मेरे अकॉर्डिंग है तो वो रिसीविंग मोड होगा, करेक्ट, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। Correct. ऐसा ये कह Correct. सकते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहते हैं। देखिए, उसके पहले हमको समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन हम किस किस तरह का करते हैं। हम किसके लिए करते हैं? हम हेल्थ के लिए करते हैं, वेल्थ के लिए करते हैं, मटेरियल गेन्स के लिए करते हैं, अच्छे करियर के लिए करते हैं, हम रोमांस और रिलेशनशिप के लिए करते हैं, और एक पार्टनर के लिए। वो उसमें ही आ गया। इसके अलावा एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, संतान के लिए कर सकते हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम करते हैं। मोटा मोटा ये 8-10 पॉइंट हैं जिसके चारों तरफ सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं हम। और इन सब का कोई ना कोई आकाश में अलग अलग प्लैनेट का रोल होता है। जैसे आपने मेटेरियलिस्टिक गेन की बात करी, आपने गुड हेल्थ की बात करी। मैं हेल्थ में बात कर रहा हूँ ब्यूटी की, इनर हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्यूटी की बात कर रहा हूँ। तो वीनस है। आपको गाड़ी चाहिए, वीनस है। आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए, वीनस है। आपको बिजनेस की बात करनी है, आपको करियर की बात करनी है, तो आपको शनि का रोल होगा, आपके मरकरी का रोल होगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप नेम फेम गुड हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आपके लिए सूर्य बहुत ज़रूरी है। आप पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूँ, मेरे को चाइल्ड के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, पीस ऑफ माइंड के लिए चाहिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए, घर का सुख चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक घर ही नहीं है और घर तो है, उसका घर का सुख नहीं है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये 2 अलग चीज़ें हैं। संतान है लेकिन संतान से सुख नहीं है। एक होता है संतान का सुख, एक होता है संतान से सुख। तो आप इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिएगा, ठीक है। गाड़ी है, कार का सुख या व्हीकल का सुख या व्हीकल से सुख, यानी है लेकिन बट आई कांट यूज़ इट, खराब पड़ा है, जब उसकी ज़रूरत होती है उस दिन वो काम ही नहीं कर रही। तो ये 2 अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो इन सब के आकाश में जो ये 9 प्लैनेट हैं, ये जो 12 राशियाँ हैं, ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये सब किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो भी थॉट आकाश में भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं या यूनिवर्स को भेजते हैं, कोई ना कोई प्लैनेट उसका ओनर है, कोई ना कोई राशि उसकी ओनर है, कोई ना कोई नक्षत्र उसका ओनर है। वो उसे रिसीव करता है। जब वो उसे रिसीव करता है तो देखता है कि इज इट अ करेक्ट वन, यस, इज इट अ राइट टाइम, क्या मैं इसको ब्लेसिंग अभी दे दूं? आप उसको लगता है यस, तो ब्लेसिंग मिल जाती है और आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये किस पे आधारित होता है कि इसको ब्लेसिंग अभी मिलनी चाहिए या नहीं? किसके पे? समय ही सब कुछ है। सब कुछ समय से ही चल रहा है। जैसे किसी का जन्म हुआ, उसकी कुंडली में शादी का योग है, उसकी कुंडली में 2-3 बच्चों का योग है, उसकी कुंडली में विदेश सेटलमेंट का योग है, उसकी कुंडली में गाड़ी खरीदने का योग है। अभी तो पैदा हुआ है। जब समय आएगा तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती जाएंगी। पहले वो पढ़ने जाएगा, फिर वो करियर में कुछ करेगा, फिर उसकी मैरिज होगी, फिर वहाँ से बच्चे होंगे, एंड देन फिर वो धीरे धीरे करियर में आउटशाइन करेगा, फिर वेल्थ बनाएगा। उसकी कुंडली में बीमारी का योग है। अब बीमारी का योग है तो वो बचपन में भी बीमार हो सकता है, या वो ओल्ड एज में जाके 60 साल 70 साल, कोई 30 40 45 साल में लोग बीमार होते हैं। तो अलग अलग टाइम है। हम सब एक समय बीमार नहीं होते, हम सब एक समय शादी नहीं करते। कोई 25 की उम्र में शादी करता है, कोई 27 में करता है, कोई 36 में करता है, कोई 40 में करता है, कोई 1 करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, पर करता है ना। तो वो ये सब कुंडली के योगों पर डिपेंड करता है, बिना उसके संभव ही नहीं है। और ये सब बताने के लिए आपको टाइम को जानना सबसे ज़रूरी है। समय सबसे बलवान है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर मैनिफेस्टेशन करूँगी तो मुझे उसके लिए अपनी पहले कुंडली देखनी पड़ेगी, ऐसा? देख लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, थोड़ा लाइफ आसान हो जाती है। ओके, तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही मुझे मैनिफेस्टेशन ये करना चाहिए? मैडम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन उसका होता ही है। आप मैनिफेस्ट किसको करते हैं? जो आपके पास नहीं है और आप उसे चाहते हैं, तो बर्थ चार्ट बताएगा ना।
वैसे मैं अगर देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब उसे पैसों का भी सुख नहीं है, किसी को रिश्तों का सुख नहीं है। मोस्टली लोग तो इसी चीज से जूझ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कुंडली में 12 घर होते हैं, उसमें से 3-4 सबके कम से कम खराब होते ही होते ही बिल्कुल ना, हैं। अब उसमें से मान लीजिए जो सबसे खराब घर माना है वो नॉर्मली 6वां 8वां 12वां, थोड़ा सा चैलेंजिंग तीसरा घर भी होता है, ठीक है। तो 6th हाउस लोन्स, डिस्प्यूट, चैलेंजेस, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, है ना। ये सारा कंपटीशन, आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें भी वो रोल है, ठीक है। 8th हाउस क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो गया, लॉन्ग डिजीजेज हो गई, अचानक आने वाली परेशानी हो गई। 12th हाउस क्या होता है, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है ना, इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस है उसमें। तो ये 3 घर तो सबके खराब हैं ही। अब जिसका जो घर कम खराब है वो तो उसकी स्ट्रेंथ हो गया, जो ज्यादा खराब है वो उसकी वीकनेस हो गया, करेक्ट, ठीक है ना। जैसे हम सबके पास 2 आंखें हैं, है ना, हम सबके पास 2 ही पैर हैं, लेकिन किसी के लेग्स में, पैरों में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो 5 किलोमीटर दौड़ लेता है, और कोई ऐसा होता है कि 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने में उसकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? सबके 2 पैर हैं, एक तो 5 किलोमीटर दूर रहा है और एक 100 मीटर नहीं चल पा रहा, या 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पा रहा। तो दोनों की स्ट्रेंथ का फर्क है। उस जो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है उसके पास स्ट्रेंथ है, जो 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पा रहा उसके पास वही चीज वीकनेस है। इन दोनों को समझना पड़ेगा। जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करिए, जो वीकनेस है उसके लिए तो आप मैनिफेस्टेशन कर ही रहे हैं। क्योंकि जो आपके पास है, मान लीजिए किसी की शादी हो गई, बोले जी मेरे को तो शादी करनी है, इसका मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो गए भैया, क्यों करनी है, हो तो गई। कोई कह रहा है कि मेरे पास 2 चाइल्ड है, मुझे और नहीं करने, लेकिन फिर भी चाइल्ड के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे क्या, है ना। अब आपको चैलेंज क्या आ रहा है कि बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। दोबारा चाइल्ड हो उसका तो मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे ना। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन को सीधा कनेक्शन कर लीजिए, जो नहीं है उसके लिए आप कर रहे हैं, जो नहीं है मतलब वही आपकी चार्ट की वीकनेस है। तो बर्थ चार्ट में आपकी कुंडली में जो वीकनेस है उसी के लिए मैनिफेस्टेशन किया जाएगा। ये तो सच है, ये तो तय है। इसका मतलब वी शुड एक्चुअली फाइंड आउट वेयर इज द चैलेंज, व्हाट ऑल आर माय वीकनेसेस। उसको पकड़िए, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करिए, उसको ठीक करिए, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए और सक्सेसफुल हो जाइए। मैनिफेस्टेशन के लिए कौन सा हाउस होता है कि भाई ये हाउस में अगर आपकी ये चीज़ है तो आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा कर सकते हो? मैडम इसका मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमने किया मैनिफेस्टेशन में, हम क्या करते हैं, सीधा एनर्जी को अंतरिक्ष में, आकाश तत्व तक पहुंचाते हैं। कुंडली में 12th हाउस आकाश तत्व होता है, अंतरिक्ष। मैं स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक राशि की बात नहीं कर रहा। 12th हाउस इज आकाश तत्व, हाउस की बात कर रहा हूँ। और पाइसेस का भी बड़ा रोल है आकाश तत्व में, राहु का भी बड़ा रोल है आकाश तत्व में। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब कुंडली का 12वां घर सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। अब उस 12वें घर से आप ये देखेंगे कि हमें मैनिफेस्टेशन, आकाश में हम क्या चीज़ भेज रहे हैं, हमारी कौन सी इच्छा भेज रहे हैं, नेगेटिव भेज रहे हैं, पॉजिटिव भेज रहे हैं, तरह तरह का होता है मैडम। कई बार आप के मन में किसी के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें रहती है कि नहीं इसका तो अच्छा नहीं होना चाहिए, दैट इज अगेन मैनिफेस्टेशन, बट इट इज़ अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप सामने वाले के बारे में बुराई सोच रहे हैं कि यार इसका तो ये बुरा हो जाए, है ना। ऐसा आपके अंदर से फीलिंग आता है कि उसने आपके साथ कुछ किया, आप इमोशनली हर्ट हुए, आपने कहा तेरा बुरा जरूर होगा, मैं अंदर से प्रे कर रहा हूँ। तो इट इज अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन गोइंग इन द स्काई, 12th हाउस। अब उस मैनिफेस्टेशन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कैसे, किसी भी, अगर आप एक थोड़ा सा ज्योतिष को इसमें ऐड करता हूँ, किसी भी घर का सुख या दुख उससे चौथे घर से देखा जाता है। किसी भी चीज़ का, जैसे 12th हाउस की बात करूँ तो मैनिफेस्टेशन से दुख मिलेगा या सुख मिलेगा या इससे मेरे को कुछ प्राप्ति होगी, ये कुंडली का तीसरा घर बताएगा। अगर 12वां वो है तो 12, 1, 2, 3, चौथा हो गया। तो इसमें 3rd हाउस का सीधा कनेक्शन है, यानी 12th हाउस एंड 3rd हाउस। 12th हाउस फॉर मैनिफेस्टेशन एंड 3rd हाउस उससे क्या प्राप्ति होगी, ये तय करेगा। तो मतलब ये पहले से डिसाइड होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका बर्थ चार्ट बनता है तो ये पहले डिसाइड हो जाता है कि जो भी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना चाहेगा वो उसको मिलेगा, और ये अगर या नहीं मिलेगा। अच्छा, ये पहले से सब डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइडेड है सब कुछ।
तो मतलब ये तो फिर ऐसी वाली बात हो गई कि आप मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को देखो ही देखो। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मैं अगर बिलीव करती हूँ कि भाई एक्शन पे मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे लाइफ में पाना है, तो मैं उसके लिए एक्शन करूंगी, मैं उसके लिए कुंडली नहीं देखूंगी। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुंडली पे नहीं जाएंगे, वो सिर्फ एक्शन करेंगे। करेक्ट। अब वो एक्शन मैं कर रही हूँ, ठीक है, मुझे ये बोल दिया गया कि थोड़ा टाइम लेगा, पेशेंस रखो, अपनी जो इंटेंशन है वो प्योर रखो, वो मैं कर रही हूँ। लेकिन फिर क्या है कि मुझे किसी ने आके बोला, किसी ने आके मुझे कहा कि तुम थोड़ा अपना कुंडली दिखाओ, तुम ये रेमेडी करो तो तुम जल्दी ही अचीव कर पाओगी। करेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं उसे नहीं मानूंगी तो भी तो मैं उसे अचीव कर सकती हूँ, या जरूरी है कि मैं कुंडली देखूं तो ही मैं और रेमेडीज करूँ तो ही मैं उसे अचीव कर पाऊंगी? इसका जवाब मैं एक सवाल से देता हूँ। हाँ। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, हाँ। कौन कौन सा रास्ता है? दिल्ली से मुंबई आप बाय एयर भी जा सकते हो, बाय कार भी जा सकते हो, बाय बस भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो, और पैदल भी तो जा सकते हो, साइकिल भी तो चला सकते हो। जा सकते हो, बट कौन जाएगा? 7 दिन में पहुंचेंगे, 15 दिन में पहुंचेंगे। हाँ पॉसिबल है ना। हाँ। लेकिन आपको फास्टेस्ट जाना है तो आपको कौन सा रूट चाहिए? बाय एयर। बस मैडम, यही जवाब है। कुंडली आपको यही बता रही है कि कौन सा रास्ता आपको शॉर्टकट पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाओगे। बस यही जवाब है। लेकिन इसके लिए आपको पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों पता होने चाहिए, और आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है ये पता होना चाहिए। मैंने बात किया दिल्ली से मुंबई, तो आपने एयर बोल दिया, लेकिन मैं अगर कहूं कि आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, कौन सी फ्लाइट लेंगे? कोई फ्लाइट नहीं, कोई फ्लाइट नहीं लेंगे। आप कार से जाएंगे, 2 व्हीलर से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों मैटर करता है। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? रिसोर्सेज अवेलेबल जैसे मतलब इससे आप कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अब आप देख लीजिए, मैं मैनिफेस्टेशन करने की बात कर रहा हूँ, इससे रिसोर्सेज आपकी कुंडली बताती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी अगर आपको दिल्ली से नोएडा जाना है तो आपके पास कार कौन सी है, या आपके पास 2 व्हीलर है तो कौन सा है? नॉर्मल को पुरानी सी सेकंड हैंड कोई 20 साल पुरानी बाइक है, या यू हैव ए सुपर बाइक, है ना? तो उसकी स्पीड का भी तो फर्क आएगा। और दूसरा, फिर आप गूगल मैप लगा के देखेंगे 20 रास्ते हैं, उसमें से शॉर्टकट कौन सा पड़ रहा है जिसमें सबसे कम ट्रैफिक है, रोड भी ठीक मिलेगा और मैं आराम से पहुंच भी जाऊंगा। देन यू ऑल्सो कैलकुलेट टाइम। मैनिफेस्टेशन भी जब आप करते हैं तो यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कितने समय में होगा, क्या मेरा समय मेरे साथ है या नहीं। अगर नहीं है तो ज़्यादा समय लगेगा, साथ है तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा, जब मेरी आपसे भी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो अब आपने कहा था कि हमें ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस एलिमेंट के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। करेक्ट। मतलब एक होता है कि ठीक है मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मैं उसके लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अब मुझे कोई आके बोलता है आप कुंडली भी देखो, ठीक है मैंने कुंडली भी दिखा दिया। अब उसमें ये लोग कहते हैं कि आप ये एलिमेंट के थ्रू करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी मिलेगा। करेक्ट। वो एलिमेंट मतलब क्या कुंडली के अकॉर्डिंग होता है, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है? हाँ जी, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा कुंडली का 12th हाउस और कुंडली का तीसरा घर, ये दोनों घर इंपॉर्टेंट है। कि आप मैनिफेस्टेशन करो वो 12th हाउस है और उससे क्या प्राप्त होगा वो आपका 3rd हाउस है। वो आपका 3rd हाउस है। ठीक है। हाँ। 3rd हाउस क्या होता है? उसका सीधा संबंध सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। मैनिफेस्टेशन में सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा रोल है। आपके पास कुंडली में एक जगह चंद्रमा कहीं ना कहीं बैठा होगा, वही आपकी राशि होगी। ठीक है, चंद्रमा आपका मन है, लेकिन अगर आप उसे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर दें तो वो अंतर मन बन जाता है। तो अगर मैं कहूं कि मैनिफेस्टेशन 2 तरह से होता है। एक होता है कॉन्शियस, जिसके अंदर आप प्लान करते हैं, आप टूल्स को यूज करते हैं, आप रिचुअल को करते हैं कि हम ये मुझे कार चाहिए, इसके लिए मुझे ये मैनिफेस्टेशन, हाँ ये एक्शन करने हैं। ठीक है, तो पहले आपका थॉट आता है। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले थॉट, उसके बाद क्या होगा, आपका इमोशन उसके साथ कनेक्ट होगा। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप बिलीव सिस्टम लेके आएंगे कि हाँ ये पॉसिबल है, आई कैन डू इट, इट इज अ बिलीव सिस्टम। देन उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन करेंगे, फिर वो एक्शन फाइनली रियलिटी में कन्वर्ट होके आएगा। ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस है। ठीक है। अब आपने बात करी कुंडली से कैसे पता पड़े, तो चंद्रमा आपका मन है, 3rd हाउस आपका अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, आपने कोई एक्शन लिया, दैट मीन्स
मैनिफेस्टेशन करने के लिए कोई टूल इस्तेमाल किया। जैसे कुछ लोग, पुराने समय के लोग क्या करते थे, वाटर यूज़ करते थे। आपको अगर ध्यान हो, अगर आपने टीवी पे रामायण या महाभारत देखी होगी तो दिखाते थे कि जंगल में जा के बैठ के तपस्या कर रहा है, कोई पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, कोई हवन कर रहे हैं, ऋषि मुनि, है ना, है ना। किसी के साथ कुछ, किसी को नेगेटिव, किसी को श्राप देना तो पानी हाथ में लेके कर दिया, है ना, कि मैंने पानी को हाथ में लिया और श्राप दे दिया। ऐसे हमने देखा है ना, रामायण में देखा है, महाभारत में देखा, तरह तरह के ब्लेसिंग्स भी हमने देखी और कर्स भी देखे हैं। ये दोनों देखा ना, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन ही तो है मैडम। तो यही तो वो चीजें हैं। आप फायर एलिमेंट यूज करके कर सकते हैं, आप अर्थ एलिमेंट करके यूज कर सकते हैं, आप एयर एलिमेंट यूज कर सकते हैं, आप वाटर एलिमेंट यूज कर सकते हैं। कौन सा आपको सूट करेगा ये आपकी कुंडली बताएगी। और ये कैसे, मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। जो भी आपकी राशि है, जो भी, उससे तीसरा घर देख लो, ठीक है, क्योंकि राशि से पहले वाला 12वां होगा और उससे तीसरा क्या होगा, 12वें से चौथा, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो राशि, जो कुंडली को थोड़ा बहुत जानते हैं और समझते हैं। मैडम राशि तो आजकल सबको पता ही होती है, लेकिन ये आपने कहा ना कि उसके अकॉर्डिंग थर्ड आपको देखना आप पड़ेगा। चंद्रमा से भी देख लीजिए मैडम, चंद्रमा भी मनी है, आंसर वहां से भी वही मिलेगा। अच्छा, वहां से भी वही मिलेगा। आपको वो एलिमेंट ऐड करने होंगे, जैसे, क्योंकि वो भी तो कोई वहाँ पे कोई प्लैनेट भी बैठा हो सकता है। अभी और मैं कुछ एक दो चीज़ और बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहला तो आपने हाउस देख लिया, 12th हाउस एंड 3rd हाउस। दूसरा आपने देखा कि मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त आपके मन की स्थिति क्या है। चंद्रमा से तीसरा देखना पड़ेगा और चंद्रमा से 12वां देखना पड़ेगा। चंद्रमा मन है, और आप जब भी आप इसकी बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल मन का है। आपका मन ही साथ नहीं है तो क्या कर लोगे। बिल्कुल, इसलिए चंद्रमा, इसलिए मैंने राशि को यूज कर लिया, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में फायरी राशि है 1, 5, 9, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये मूलांक की बात कर रहे हैं? नहीं, मूलांक की बात नहीं कर रहा मैं, राशियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, तो आपको फायर सपोर्ट करता है, तो आपको हवन करना चाहिए, तब मैनिफेस्ट करना चाहिए। हवन करते हुए मैनिफेस्ट करना चाहिए। जो आप मंत्र जाप के साथ मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको बहुत जल्दी और बढ़िया रिजल्ट देगा, फास्टेस्ट। और अगर हवन नहीं पॉसिबल है तो हम लोग कुछ दिया जला के कर सकते हैं। अगरबत्ती जला लो, दिया जला लो, फायर सामने होनी चाहिए, ओके, फायर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2, 6, 10, अब ये दूसरा एलिमेंट हो गया। 2 यानी टॉरस, 6 यानी वर्गो, एंड 10 यानी कैप्रिकॉन, शनि की राशि। तो आपको क्या करना होगा, ये अर्थ है तो आपको ज़मीन पे बैठ के करना पड़ेगा। आपकी सराउंडिंग में पेड़ पौधे रखने पड़ेंगे, या किसी पेड़ के नीचे, पेड़ के पास बैठ के मैनिफेस्टेशन करें। आपने देखा होगा पुराने समय के लोग, ऋषि मुनि जंगलों में जाके पेड़ के नीचे बैठ के करते थे, है ना। और कुछ आपने देखा होगा कि वो तरह तरह के वो करते थे हवन। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि पहले आजकल की तरह की फ्लैट सिस्टम और वो नहीं होता था, वहाँ पे ओपन एरिया ज़्यादा होता था, ज़्यादातर लोग वहीं जाते थे क्योंकि फ्रेश एयर भी मिलती थी, है ना। तीसरा आ गया 3, 7, 11, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 11 नंबर राशि कुंभ, ठीक है। ये 3 क्या है, ये मूवमेंट वाली है राशियाँ हैं, ये मूवमेंट वाली राशियाँ हैं। इसका मतलब आपको जब इसे यूज़ करना है तो आपको एयर एलिमेंट को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग पानी भरते हैं, पानी की बोतल, उसको फूंक मारते हैं और फिर उसको पी लेते हैं, कुछ मंत्र जाप करके फूंक मारते हैं, ये एयर एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, 4, 8, 12 यानी कैंसर राशि, स्कॉर्पियो राशि एंड पाइसेस राशि। अगर वो पड़ रही है 3rd हाउस में, तो आप ये मान लीजिए वाटर से ही होगा। आपको वाटर पास में रखना होगा, जल को अभिमंत्रित करना होगा। एक्चुअल वर्ड में बता रहा हूँ, जल को अभिमंत्रित करके जब करेंगे तो आपकी जो प्रे है, आपकी जो रिक्वेस्ट है जो ऊपर जा रही है अंतरिक्ष में, उसको करेक्ट तरीके से जा रही है। एक जगह, जैसे मैंने आपसे कहा अभी बात की शुरुआत में, कि आपके पास पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के कई रास्ते हैं, कौन सा चुनूं जो फास्टेस्ट हो। तो जी वो आपकी कुंडली बताएगी, ये आपको फास्टेस्ट और सबसे सेफ वे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ओके, अभी आपने जैसे कुंडली की बात की है, कई लोगों को अपनी कुंडली का पता नहीं होता, ठीक है। अब जैसे
ये एक मुझे लगता है कि आम इंसान के मन में होता होगा सवाल कि कुंडली पहले तो हमें पता कैसे करनी है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या नाम के अकॉर्डिंग? डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अब किसी के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मैडम, उनका जो नाम है फिर उसको ले लीजिए। आपके पास अगर फर्स्ट चॉइस है ही नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो आपने बोला कि फ्लाइट ले लेंगे। मैंने जब आपको वही बात बोली कि दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो आपके पास फ्लाइट का ऑप्शन ही नहीं है ना, फॉरगेट अबाउट इट, दूसरा पकड़ लीजिए। तब आप ये देखेंगे ट्रैफिक का टाइम है तो मेट्रो पकड़ लूँ, क्योंकि मेट्रो तो आधे घंटे एक घंटे में पहुंचाई देगी जहाँ से भी आप शुरू कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक का टाइम नहीं है तो यू कैन यूज योर ओन व्हीकल, आराम से रास्ते खाली मिलेंगे, पहुंच जाएंगे। सो आपको ये पकड़ना पड़ेगा, जो चीज़ आपके पास नहीं है फॉरगेट अबाउट इट, गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो मतलब सेम रिजल्ट मिलेगा? नंबर 1 नहीं मिलेगा तो नंबर 2 तो मिलेगा, पहुंचोगे तो सही, शुरू तो करो। अच्छा, जैसे मैनिफेस्टेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्टेशन ये कह सकते हैं कि व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी? कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन में एक सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल, क्योंकि आप ये सब कुछ कहाँ देख रहे हैं, यूनिवर्स को ही तो भेज रहे हैं। करेक्ट। तो यूनिवर्स को के साथ कनेक्शन ही तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी है। और जो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे करेगा? मैनिफेस्टेशन के लिए आपको चाहिए आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई है, उसी से तो मांगोगे। तो आपको कहीं ना कहीं तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। आपने उसका नाम क्या दिया ये अलग बात है, लेकिन फाइनली यू आर सरेंडरिंग। अब कोई उसका नाम गॉड देता है, कोई नेचर देता है। हाँ, जो डीटी नेट रिजल्ट वही है। जो अपनी किसी डीटी से कनेक्ट नहीं है तो वो नेचर से कनेक्ट होता है, राइट। नेट रिजल्ट ये है कि आपको अपने से ज़्यादा पावरफुल से कनेक्ट करना है और उससे हेल्प मांगनी है कि प्लीज़ ब्लेस मी विद दिस। अब उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। फाइनली इंपॉर्टेंट क्या है? कनेक्शन विद सुपर पावर, जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है उसको आप सुपर पावर बोल लीजिए। दूसरा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। तीसरा, यू आर प्रेइंग, यू आर सरेंडरिंग। बिना इसके कैसे हो सकता है, बता दीजिए मैनिफेस्टेशन। सरेंडर के बिना तो नहीं होता है। तो सरेंडरिंग आपको करनी है, ग्रैटिट्यूड आपको रखना है और लेट गो के मोड पे जाना है कि आपको नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है कि यार छोड़ो इसको, आपके साथ किसी ने खराब किया, आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करें, पॉजिटिव करें। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में चलता था यार मेरे को ये बीमारी हो सकती है, मैनिफेस्ट कर लिया इनडायरेक्टली, इसने मुझे बहुत तंग किया है, इसका भला नहीं होगा, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है ना, जिसे बद्दुआएं कहते हैं। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसा होता है? सबका भला हो, सबका भला हो, मेरा भी भला हो। हाँ, मेरा भी भला हो। वो तो फिर नेचुरल हो जाएगा। वो नेचुरल हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, ग्रैटिट्यूड, लीव हिम, लेट गो। कि हो सकता है इसके साथ मेरा कुछ 5 जन्म का होगा, ठीक है, हो गया, अभी पास्ट का होगा, प्रेजेंट का होगा, फ्यूचर का होगा, फॉरगेट अबाउट इट। हम तो बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं कि आपने अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर नेगेटिविटी को ज़्यादा स्पेस दे दिया तो पॉजिटिविटी के लिए बचाई कहाँ? आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाना है, तभी तो आएगा। आपके पास अगर नेगेटिव बात कर रहे हैं तो कहाँ से आएगा? और लोगों को तो ये नहीं पता होता ना कि जो मैं सोच रही हूँ वो नेगेटिव भी सोच रही हूँ, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि भाई अगर उसने मेरा बुरा किया तो उसका तो बुरा होना चाहिए, ये मैं सोच नहीं रही हूँ, ये तो नेचुरल होगा। बट ये नेचुरल को ही हम अंतर्मन कहते हैं, जो हमारे अंदर से बिना हमारे कॉन्सेंट्रेट किए उस पर आता है, यही तो अंतर्मन है। और इसी को तो ट्रेनिंग देना है आपको। आप अपने मन को कैसे ट्रेनिंग देंगे? आप एक बात समझ लीजिए, हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक हमारे पास कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, डिसीजन लेता है, बताता है कि हाँ अब हमें ये करना चाहिए, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, जो हमें पता ही नहीं है, वो अपने आप काम करता रहता है। आपको कितनी बार सोचना पड़ा कि मेरे को ब्रीदिंग करनी है? कभी नहीं, सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपको कितनी बार सोचना पड़ा कि अब मुझे भूख लग रही है? सबकॉन्शियस माइंड अपने आप बताता है कि यार अब इट इज़ टाइम, घड़ी देखो और 3 बज गए, आज मैं लंच ही नहीं किया। सडनली ऑटोमेटिक मोड पे है वो। तो जो हम जो कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जो रेगुलर करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है और उसको पीछे सबकॉन्शियस माइंड में वो धकेल देता है। उसके बाद वो ऑटो मोड में काम करता है और आपका दिमाग फ्रंट वाला या जो कॉन्शियस माइंड है वो और काम करने लग जाता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है वो आपकी आदतें हैं। तो आपने अपने दिमाग को अगर ये ट्रेनिंग दे दी
कि मेरे को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना, इट विल टेक टाइम, समय लगता है, ऐसा आसान नहीं है कि अभी मैंने किया और 1 घंटे में सब कुछ हो गया, नहीं, इट टेक्स टाइम एंड कंटिन्यूस एफर्ट। मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना, मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, मुझे थोड़ा शांत रहना है, मुझे अलग तरीके से डील करना ये तो आपने है, बहुत लेट मेहनत गो। का काम बता दिया लोगों को। मैडम बिना मेहनत के तो सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करेगा? हाँ। आपको आपके जब देखिए एक बात बताता हूँ, आपने कभी बड़े बुजुर्गों को सुना होगा, या आपने किसी ऐसे को सुना होगा जैसे गुरुजी होते हैं कोई जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करते हैं, ले जाते हैं। वो क्या बताते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? बोले मन में संतोष और ग्रैटिट्यूड, ये बताते हैं। मन में संतोष कब होगा? जब लेट गो कर दोगे, है ना। ग्रैटिट्यूड जब आप अपने से ज़्यादा बड़ा किसी को मानोगे, आप अपने आप को सुप्रीम नहीं मानोगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब ये हो गया तो अब आपके जिसके पास संतोष है ना, संतोष किसी का नाम नहीं है, अंदर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जिसके पास वो सेटिस्फैक्शन है, जो मन में शांति संतोष है, वो नेगेटिव थिंकर नहीं है। बिल्कुल सीधी बात समझ लीजिए। तो पहले अंदर वो लाना पड़ेगा कि ये मेरे को थोड़ा शांत रहना है। जब आप शांत रहेंगे, संतोषी स्वभाव होगा, तो ग्रेजुअली आपका मन आपके साथ देने लगेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, फिर योगा फिटनेस पे काम करना चाहिए, उसके बाद आपको आगे दिनचर्या में बढ़ना चाहिए। यही रूल है, सब लोग यही बताते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो जब आपकी कुंडली का, मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाता हूँ जरा सा, बिल्कुल, कुंडली का जो पहला घर है वो सनराइज के समय स्टार्ट होता है, उससे 2 घंटे पहले वाला सेकंड हाउस होता है, उससे 2 घंटे पहले वाला थर्ड हाउस होता है। यानी रात को 2 से 4 का समय, मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दूँ, 2 से 4 का समय एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। उसी वक्त आपको सपने आते हैं। हाँ, ये कहते हैं ना उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी बहुत, मतलब सब लोग सोए हुए होते हैं उस टाइम पे। ब्रह्म मुहूर्त है जिसे बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू होता है, एनर्जीज वो 4 बजे के बाद शुरू होता है अप्रॉक्सीमेटली, 4 से लेके सनराइज के आसपास का। ये देखिए दिन छोटे और बड़े होते हैं, थोड़ा टाइम आगे पीछे होता है, लेकिन वो होता है। तो वो ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले वाले जो 2 घंटे होते हैं, उसमें आपको सबसे बढ़िया नींद आ रही होती है, या आपकी नींद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उसी वक्त लोग बीच में उठते हैं, है ना। नींद डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब कब होती है? जब वो वाला समय होता है। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड इज़ नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड। अगर आपकी नींद रात को 2 से 4 के बीच में लगातार खुल रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस में आप ऑलरेडी हैं, किसी प्रेशर में हैं, किसी टेंशन में हैं, जिस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको ये पहला वार्निंग है, ये सिंबल है। इसलिए कहते हैं कि रात की नींद क्या है? जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, उसको चार्ज पे लगा दिया। ऐसे हमारा बॉडी है, जब हमको स्लीप चाहिए, उसको बॉडी को रिचार्ज करने के लिए या चार्ज करने के लिए, ठीक है ना, ताकि अगले दिन आप पूरा दिन का आराम से फ्रेश होके पूरा काम कर सकते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी, है ना। तो जब आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, अगर उस बीच में लाइट चली गई तो हो जाएगा क्या वो? नहीं। ऐसे जब आपकी बॉडी चार्ज हो रही है रात को, इसलिए कहते हैं जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, है ना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये कहावत है ना, ये सच है। ये क्यों? क्योंकि आपके पास आपकी एक तो पूरा बैटरी चार्ज हो जाएगी, दूसरा 2 से 4 के बीच में अगर आपको बढ़िया नींद आ रही है तो आप एक्चुअली सुखी हैं। इसका मतलब आपको चिंता ही नहीं है। अच्छा, जो लोग सोए 3 बजे रहे हैं, तो मैडम कुछ ना कुछ प्रेशर ही है, कुछ ना कुछ प्रेशर ही है। ये बेचारे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका बॉडी क्लॉक बदलता है। दैट इज पेनफुल प्रोसेस। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई बार है ना, जैसे हम लोग मैनिफेस्टेशन की जब बात करते हैं तो उसमें अफर्मेशंस, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन, ये मेथड होता है जिनके बेस पे हम लोग अपनी कोई भी चीज़ जो हम लोग ने सोची होती है वो अचीव कर पाते हैं। अब किसी के लिए अफर्मेशंस काम करता है तो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए 2 बंदे हैं, ठीक है, एक कह रहा है कि यार अफर्मेशन से ज़्यादा काम होता है, एक कहता है यार नहीं मेरा तो विजुअलाइजेशन से ज़्यादा होता है, अफर्मेशन से मेरा काम नहीं चलता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न मान सकते हैं कि उनकी कुंडली उनको सपोर्ट कर रही है कि तुझे अफर्मेशन से मिलेगा, तुझे विजुअलाइजेशन से मिलेगा? मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। देखिए, अफर्मेशन है लेकिन विजुअलाइजेशन नहीं है,
तो फिर कर क्या रहे हो? या विजुअलाइजेशन है लेकिन एफर्मेशन नहीं है, तो होगा कैसे? मेरे हिसाब से ये एक कार के 4 पहिए हैं, सबको आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या क्या? आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, दिस वन व्हील। एक कार में 4 पहिए होते हैं। दूसरा, आपके पास क्या है? एफर्मेशन, रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, तभी तो वो आपकी इच्छा बनेगी और सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो नेचुरली ऑटोमेटिकली आप करेक्ट उस चीज़ को देख के एक्शन करने लगेंगे। डिसीजन सही होगा, उसके हिसाब से एक्शन होगा, एक्शन के बाद ही तो रिएक्शन में अच्छा या बुरा होगा। ठीक है। तीसरा होता है स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, या लोग बात करते हैं लेट गो करना। ठीक है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप लेट गो और ग्रैटिट्यूड तक नहीं आएंगे तब तक आप नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं आएंगे। और आप अपने लिए पॉजिटिव तो तब मांगेंगे ना जब आप दूसरे के लिए नेगेटिव मांगना बंद करेंगे। तो आपने किसी को, जैसे हम कहते हैं किसी को माफ कर देना, छोड़ देना, ओके, लेट गो, यू कांट चेंज इट, लेट गो, जाने दीजिए, है ना? और ग्रैटिट्यूड, ये एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक होता है एक्शन लेना, एक्टिंग ऑन इट, वो उस कार का स्टीयरिंग है। तो ये 4 पहिए हैं। जब आप इन सबको मिला देंगे और आप स्टीयरिंग पे बैठ के आप ड्राइविंग मोड में आ जाएंगे, तभी तो काम होगा। तो मेरे हिसाब से ये सब अलग अलग नहीं है, दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। सबको साथ लेके चलिए, तब तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, तो मतलब ये कहना गलत होगा कि भाई मुझे अफर्मेशन से ही रिजल्ट मिलता है। करेक्ट, अफर्मेशन तो है पर विजुअलाइजेशन नहीं है, तो वो नहीं होगा। कहाँ से होगा बताइए? आपको कहीं ना कहीं क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा, कुछ तो विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैंने आज ये सोचा, या किसी एक्स ने आज ये सोचा कि मुझे एक घर खरीदना है, तो उसने एक, मेरे पास ड्रीम होम ड्रीम हाउस होना चाहिए, है ना? वो फ्लैट होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रो हाउस होना चाहिए, या फार्म हाउस होना चाहिए। उसने कुछ तय कर लिया, किसी ने भी कुछ भी। तो जब आप उसे देखते हैं, जब आप उसे विजुअलाइज करते हैं, जब आप मन में 5 मिनट आंख बंद करके सोचते हैं कि मेरा घर कैसा होगा, तो बोला मेरा घर का सोफा ऐसा होगा, मेरे पास फ्रिज ऐसा होगा, मेरी दीवारें ऐसी होंगी, एक बड़ा सा हॉल होगा, एक सुंदर सी बड़ा सा ड्राइंग रूम होगा, एक बढ़िया डाइनिंग टेबल होगी, अच्छी सी किचन होगी, मेरा बेड इतना लेविश और इतना लग्जीरियस होगा, मेरे को किंग साइज चाहिए, स्मॉल नहीं चाहिए मेरा, है ना? मैट्रेस जैसा चाहिए। यही तो सोचते हैं। घर में बड़ा सा पोर्च होगा, वहाँ पे 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। यही तो है ना मैम। तो आपने इसको विजुअलाइज किया ना। जब आप इसको विजुअलाइज करेंगे, जब आप सो जाएंगे, जब रात में आप सोएंगे, तो ये सब अगर यही सोचते सोचते सोएंगे कि यार मेरे को ये चाहिए, तो आपका वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वो बिल्ड होना शुरू होगा। जब ये कंटिन्यूस थॉट होगी तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से नेसेसरी एक्शन लेगा, और एक्शन लेने के बाद सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये सेकेंडरी है, पर एक्शन तो लो। बिना एक्शन के तो होगा ही नहीं ना। तो एक्शन के लिए पहले आपको उसी, जहाँ से हमने बात की शुरू करी, पहले मन में वो फीलिंग होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो आपको क्लैरिटी चाहिए होना चाहिए। फिर उसके साथ आपके इमोशंस, फिर इमोशन जुड़ेंगे, फिर उसके बाद बिलीव होगा हाँ ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद आप नेसेसरी एक्शन लेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। यही तो प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का। ओके, जैसे हम लोग कुंडली की बात कर रहे हैं, हम लोग बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ राशि के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए 12 राशियाँ हैं, ठीक है। हर एक राशि के हिसाब से, क्या राशि के हिसाब से मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए? जैसे अगर मान लीजिए मेरी पाइसेस है, तो क्या मेरे ग्रहों के हिसाब से, मेरे प्लैनेट्स के हिसाब से, मेरे ग्रहों की दिशाओं के हिसाब से मुझे यही ही मैनिफेस्ट करना चाहिए? हाँ। ये अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मुझे 1 से 12 तक जो हमारी राशियाँ हैं, तो अगर हम लोग 1 by 1 उसके बारे में बात करें कि एरीज वालों को ये मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपको मैंने थंब रूल दे ही दिया। थंब रूल क्या है कि चंद्रमा, आपकी जो राशि है उससे तीसरा पकड़ लो, ये मैंने दे दिया ना। जैसे एरीज वालों के लिए तीसरा क्या होगा, या लियो वालों के लिए तीसरा क्या होगा, या सजिटेरियस वालों के लिए तीसरा क्या होगा, ये तो 3। अब ये आम इंसान को, जैसे अगर आप मुझसे कहेंगे ना, मैडम तो आपकी राशि तो आपको पता ही होगी। राशि पता है, बस उसी को पकड़ना है। उसके मैं देखूं तीसरा हाउस कौन सा है, अभी बता रहा हूं मैडम, एकदम सिंपल है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आम इंसान कैसे जो आपकी राशि है, हाँ। जैसे एरीज है, लिब्रा, एरीज है, लियो है, सजिटेरियस है, इनके लिए
क्या होगा, इनके लिए एयरी एलिमेंट होगा। हाँ तो इनको एयर यूज करके करना होगा, जैसे वो पानी में फूंक मारते हैं या वो, है ना, हाँ, वो तो आपने बताया, लेकिन वही है मैडम, सेम वही है। अच्छा, मतलब मैं मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकती हूँ, बट मेरा मेथड ही होना मेथड चाहिए। ही होगा, मेथड पे फोकस करिए। ओके। मैनिफेस्ट तो जो आपके पास जो वीकनेस है वो आप वही करेंगे। हाँ, आप दो समझ चीजें, गई, मैं समझ गई। पहली बात ये, जो आपके पास नहीं है मैनिफेस्ट आप उसी को करते हैं। हम्म दूसरी बात ये, मैनिफेस्टेशन का, ये मैनिफेस्ट करने का एक तरीका होना चाहिए। वो तरीके में आपको आपने क्या बताया। एलिमेंट यूज करना है, वो ये है। ओके। जैसे किसी की राशि टॉरस है, वर्गो है, या 10 नंबर है कैप्रिकॉन, तो उनके लिए क्या होगा, 2 3 4 यानी वाटर से करना होगा। हाँ, वो आपने बताया last। यही फॉर्मूला है। ओके ओके ओके। तो जब उसको यूज करेंगे हो जाएगा। जैसे 3 7 यानी 3 नंबर किसी की जेमिनी राशि है या लिब्रा राशि है या किसी की एक्वेरियस राशि है, तो उससे 3 गिनो, तो 3 4 5 यानी उनको फायर यूज करना चाहिए। इन 3 राशि वालों को यानी हवन करना चाहिए, दिया जरूर जलाना चाहिए, दिए के सामने रख के करना चाहिए। अब ये हमने चारों राशियों को समझ लिया है ना। जैसे 4 8 12 वाटर हो गया, तो 4 से 4 5 6, तो इनको वही अर्थ पे, जमीन पे बैठ के करना चाहिए। ये हमने बात कर ली। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड रूल। अगर आपको थोड़ा सा ज्योतिष का आइडिया है, जिसको भी, बिल्कुल नहीं है, तो उनके लिए तो यहाँ पर खत्म, बस ये कर लीजिए, जॉब इज डन। ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा भी Knowledge आइडिया है, है, तो आप उसमें अगर उसको प्लैनेट को ऐड कर रहे हैं तो मजा ज्यादा आ जाएगा और स्पीड तेज हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए वहां पे चंद्रमा मन है हमारा, मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मन और अंतर मन की जरूरत है। चंद्रमा के साथ मान लीजिए बैठा है शुक्र, तो आपको मैनिफेस्ट करते वक्त शुक्र को साथ में रखना है। शुक्र को साथ में रखने का मतलब ये नहीं कि अपने पार्टनर को साथ में रखना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको उस लग्जरी को मेंटेन करना है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है लग्जरी की, गाड़ी की, घर की। शुक्र अच्छा। प्लस वीनस, चंद्रमा प्लस वीनस होगा ना, इनको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, शुक्र नहीं, वीनस। वीनस, हाँ। वीनस। तो उनको, आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसको प्राइमरी एलिमेंट को साथ में ले लीजिए। यानी जब आप मैनिफेस्ट करें तो बिना नहाए धोने करें, सिस्टमेटिकली अरेंज हो करके, नहा धो के तैयार होके, पूरा रेडी होके, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो उसी मोड में बैठ के ही करें, तो वो वीनस को अट्रैक्ट और करेगा, अगर आपका मैनिफेस्टेशन उससे रिलेटेड है। अच्छा। अगर आपकी कुंडली में आपको बिजनेस से रिलेटेड करना है, तो आपको और कनेक्शन मरकरी का या सैटर्न का आ रहा है, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन एलिमेंट्स को साथ में और यूज़ कर लीजिए। जैसे मरकरी का आया तो पेड़ पौधे रख लीजिए आसपास, जहाँ पर आप बैठ के मैनिफेस्टेशन करते हैं, या आप बैठ के 5 मिनट ऊपर उसको याद करते हैं कि मेरे को, हे भगवान, मुझे, या ये जो भी यूज़ करते हैं कि मुझे ये चाहिए, एंड व्हेन यू थिंक यू हैव दोज सराउंडिंग्स, वो प्लैनेट भी अगर साथ में हो गया तो आपकी उसकी पावर और बढ़ जाएगी और आपको वो ईजी हो जाएगा। इट इज़ नॉट ईजी टू मैनिफेस्ट, बहुत आसान नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो आपकी जो सराउंडिंग होती है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। इसके अलावा 1-2 प्लैनेट ऐसे हैं जो या तो एकदम बना देंगे या बिगाड़ देंगे। उनमें जो सबसे फेवरेट प्लैनेट है वह है राहु केतु। मैं आने वाली थी राहु केतु पे। आप अगर राहु आपके फेवर में है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, राहु तो है ही आकाश तत्व ना, वो सीधा कनेक्ट कर देगा। अगर राहु आप पे फेवर में है तो, हाँ जी। हाँ। और अगर नहीं है हाँ। तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, करके दिखाइए। अच्छा, ओके। तो ये राहु केतु के पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये राहु मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ठीक है या गड़बड़ है? मैडम, अगर आप ध्यान में आराम से बैठे हैं और ऊपर वाले का ध्यान कर रहे हैं या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और राहु आपके फेवर में है, तो वो आपको करने देगा। अगर राहु फेवर में नहीं है तो आपका मन लगेगा ही नहीं। तो अगर आप आराम से शांति से बैठते हैं, है ना, आराम से शांति से बैठते हैं और वो मैनिफेस्ट करते हैं या ध्यान में जाते हैं और आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं और बीच में कोई इधर उधर के थॉट आते हैं, तो दैट मीन्स राहु इज इंटरफेयरिंग। तो मतलब 100 लोगों में 99% लोगों के पास ये प्रॉब्लम है कि राहु उनका सबका बिगड़ा पड़ा है, क्योंकि थॉट्स तो आते ही हैं। मैडम, इसीलिए तो राहु फेमस है। उसका तो काम ही बिगाड़ना है, दैट इज द जॉब ऑफ राहु। और जिसका राहु ठीक होगा तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। केतु का इसमें क्या रोल है? केतु इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इफ केतु इज इन फेवर, राहु क्या है? मेटलिस्टिक गोल। अच्छा। केतु क्या है? स्पिरिचुअल गोल। तो अगर आपका चार्ट
केतु चार्ट में ज़्यादा पावरफुल है तो आप एक्चुअली बहुत बढ़िया मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ध्यान में जा सकते हैं। ये पॉसिबल है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कि हम अपने, केतु क्या प्लैनेट है? डिटैचमेंट का। तो हम अपने थॉट से जैसे डिटैच होते हैं तभी तो आप ध्यान में जाते हो। कि आप अगर ऐसे थॉट में बैठे हो और आपको अचानक आना है, मेरा यार बच्चा का एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो फेल ना हो जाए। आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, आप घर बनाने के लिए कर रहे थे और ध्यान हो गया यार आज तो बच्चा स्कूल में टिफिन लेके नहीं गया, खत्म, स्टोरी एंड्स हियर। है ना? या आप ऐसे ध्यान में बैठे हैं, आपका मन कर रहा है कि मुझे एक घर चाहिए जिसके लिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे को ध्यान आया वो पड़ोस वाले या मेरे वो रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था, तेरे पास तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, वो लेट गो इसलिए तो चाहिए कि सारे थॉट्स को हटाओ और केतु को पावरफुल करो, स्पिरिचुअल केतु को पावरफुल करो। इसका मतलब मेडिटेशन में जाओ। तो अगर मैनिफेस्टेशन में जाना है तो मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। यही तो हमारा ऋषि मुनि क्या क्या गए हैं, योगा करिए, मैनिफेस्टेशन करिए। योगा से क्या होता है? योगा से आपका अंतर्मन मजबूत होता है। मैनिफेस्टेशन और ये ध्यान से क्या होता है? आपका अंतर्मन क्लीन होता है, और उसके बाद आप मैनिफेस्ट करिए, है ना? मेडिटेशन करिए पहले, फिर मैनिफेस्टेशन पे जाइए और रिजल्ट ले लीजिए। तो यू शुड नो द प्रोसेस। ठीक है, अभी जैसे हम लोग राहु केतु पे बात कर रहे हैं, मुझे अपना राहु केतु ठीक करना है तो उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए, या क्या तरकीब होनी चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? राहु को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है क्या? डिसिप्लिन। सिंगल वन वर्ड आंसर फॉर राहु, डिसिप्लिन में आ जाइए। राहु ठीक है, कभी खराब है ही नहीं। अब हमारा डिसिप्लिन क्या नहीं है? सुबह उठने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, ऑफिस जाने आने का मैं तो मजबूरी है तो टाइम है, अदरवाइज नहीं है। हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को अपनी संभाल के नहीं रखते हैं, अपना कमरा बिखेर के रखें, अपना घर बिखेर के रखें, अपनी चीज़ों को बिखेर के रखा है, ये राहु है खराब। आपने जैसे जैसे डिसिप्लिन में आता है सारी चीज़ें अलाइन होती जाएंगी। जब आपकी सराउंडिंग्स, कभी हम अगर मैनिफेस्टेशन प्लस वास्तु को कनेक्ट करने का अगर हमने कभी कोई सेशन किया तो मैं आपको बताऊंगा आपकी सराउंडिंग आपके थॉट्स पे सीधा असर डालती है। हाँ, यही एस्ट्रो वास्तु है। तभी तो कहते हैं कि जहाँ आप चीज सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, वहाँ की बहुत क्लीन होना चाहिए, सराउंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स राहु के एलिमेंट को कम करके सिस्टमैटिक डिसिप्लिन को लाना है। यही तो है उसका रूल। जैसे ये कहा जाता है कि सुबह सनराइज से पहले सो के उठना है, ठीक है? कितने लोग उठते हैं पता ही नहीं। अब तो ये कल्चर ही चेंज होता जा रहा है ना? कोविड के बाद से ज़्यादा हो गई ये चीज़ें, और पहले भी लोगों को पता नहीं, बट कोविड के बाद से ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि लोगों को आदत वैसी हो गई थी तो अब थोड़ा वैसी बन गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो सबके पैटर्न, सबका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। करेक्ट। अब आप देखिए, तो अगर आप सनराइज से पहले उठ गए तो पहले तो सनराइज से अगर आप आधा एक घंटा पहले उठ गए तो आपको क्या मिला? नेचर की फ्रेश एयर, है ना? और जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप थोड़ा सा शांत रहते हैं, डिस्टर्बेंस कम रहता है। फिर आपने थोड़ी देर मेडिटेशन किया, योगा किया, ध्यान में रहे, तो आ गया डिसिप्लिन। फिर जब आप टाइम पर उठ गए तो आपको टाइम पे भूख लगने लग जाएगी। हाँ, मतलब आपका खाना अपने आप सिस्टमेटिकली अरेंज हो गया। हाँ, उसमें बड़ी मेहनत है लोगों के लिए। तो मैडम आप तो राहु की रेमेडी मांग रहे हैं, मैंने तो वन वर्ड ही बोला, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन पकड़ लिया तो राहु की रेमेडी क्यों करनी है? ठीक तो है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक तो है। हाँ। और जब राहु ही ठीक है तो जो जिंदगी में तूफान मचाने वाला प्लेनेट है वो ही तुमने सेट कर लिया कि भैया तू मत मचा, तू मेरी तरफ आ जा, है ना? जॉब इज डन। ओके, अब बात करते हैं फिर केतु की। केतु को ठीक करना हो तो अगर राहु ठीक है तो केतु ऑटोमेटिकली ठीक है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में हो। तो आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, केतु ऑटोमेटिकली ठीक है। ओके, तो आप एक को पकड़ो, दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। या तो राहु से डिसिप्लिन ले आओ, या केतु से स्पिरिचुअलिटी बढ़ा दो। बात तो वही है मैडम, सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। तो मोर यू विल ऐड डिसिप्लिन इन योर लाइफ, बेटर विल बी, राहु विल बी अंडर कंट्रोल, केतु विल बी गुड। जितना आपका केतु अच्छा होता जाएगा उतना ही आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। सुपर नेचुरल पावर कह लीजिए, अंतरिक्ष तत्व कह लीजिए, 5 तत्व कह लीजिए, पंच तत्व कह लीजिए, जो जिसे हम बात करते हैं, भगवान कह लीजिए, देवी देवता, जो मन करे वो कह लीजिए,
लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो केतु तो चाहिए ही, बिना उसके तो संभव नहीं है। यानी राहु एलिमेंट को कम करिए, इनडिसिप्लिन को कम करिए, केतु स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन से केतु के एलिमेंट को बढ़ा लीजिए, लाइफ इज सेटल्ड। और जब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मन में संतोष आ जाएगा, जिस संतोष की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वही संतोष आ जाएगा हमारे पास। जब संतोष हमारे पास, इन सेटिस्फैक्शन आ गया, तब आपकी जो थॉट्स हैं वो क्लियर हैं, आप अंदर से प्योर हैं और नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं, पॉजिटिव हैं। अब मांगिए ऊपर वाले से मैनिफेस्टेशन से रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी इंटेंशन बहुत प्योर चाहिए। तो मैडम बिल्कुल सिंपल ही है, हाँ, सुबह जल्दी उठिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इसको जरा 1 महीने कर लीजिए और 1 महीने बाद आप फिर मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाइए। मैनिफेस्टेशन पे देखिए क्या बढ़िया। जो ऐसे डिसिप्लिन से रहते हैं उनको रिजल्ट ज्यादा मिलता है, उन्हीं को मिलेगा रिजल्ट, जल्दी मिलेगा। और जो थोड़े अपनी चीजों में थोड़ा डिसिप्लिन नहीं है या थोड़ा और ज्यादा उस चीज को पोस्टपोन करते जाते हैं, तो उनको रिजल्ट भी फिर लेट ही मिलता है, बट मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। मैडम लेट मिलेगा है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन मैडम उसका फ़ायदा क्या? जब दांत थे तो दाने नहीं, जब दाने थे तो दांत नहीं, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या? आप सोचिए, एक छोटी सी बात बताते हैं, एक छोटी सी। मैं मान लीजिए मैं एक 15, 16, 18, 20, 25, 26 साल का एक यंग पर्सन हूँ। अभी मेरे को मेरे एनर्जी लेवल हाई है ना, मैं खुश रहता हूँ, मेरे पास सारी दुनिया की सुख सुविधाएं। मेरे को जब मन करता है मैं छुट्टियां मनाने यूरोप ट्रैवल पे चले जाता हूँ 1 महीने के लिए, या किसी और कंट्री में बढ़िया सी जगह जाके वहाँ आराम से पूरा घूमता हूँ, वर्ल्ड घूमता हूँ, वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ। अभी सोचिए, मिल गया, बॉडी ने भी साथ दिया। किसी को 90 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपये मिल गए। जरा इंटरनेशनल ट्रैवल, 2 सपोर्ट के लिए लोग साथ में चाहिए जो उसको पकड़ के उठा के लेके जाएंगे, वो एंजॉय करेगा। वो तो आधा समय तो व्हील चेयर पर बैठ रहेगा, या कोई मेरे को उठा के यहाँ से वहाँ तक ले चलूँ, सीढ़ी चढ़वा दूँ, या फ्लाइट से उतारने के लिए उसको असिस्टेंट चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि लेट मिलके फिर क्या ही फायदा। लेट मिले तो फायदा ही क्या? मजा तो तब है जब वो चीज समय पे मिल जाए। इसलिए बात की शुरुआत में मैंने आपसे यही इस पॉडकास्ट में पहले कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट समय है। अगर समय आपके साथ है, यू आर एक्चुअली वेरी वेरी लकी। और वो समय देखने के लिए आपको ज्योतिष चाहिए। तो इसलिए ज्योतिष का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएं, चाहे आप करियर की तरफ जाएं, चाहे आप चाइल्ड बर्थ की तरफ जाएं, एजुकेशन की तरफ जाएं, वेल्थ की तरफ जाएं, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएं, कुछ नया करियर शुरुआत करें, स्टार्टअप में जाएं, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाएं, वेयर एवर यू वांट टू गो, इफ टाइम इज विद यू, यू आर सक्सेसफुल। सब कुछ समय ही है। अगर समय साथ नहीं है तो फिर फायदा ही क्या। अभी जैसे हम लोग राहु केतु की बात कर रहे हैं, इसी में एक इम्पॉर्टेंट ग्रह आता है शनि ग्रह, जिसको सुनते ही, उसके नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि भाई अगर शनि की 7.5 आप पे चल रही है तो आप लाइफ में कुछ भी कर लो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, कुछ भी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर लो, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी पे शनि की 7.5 चल रही है तो क्या वो मैनिफेस्टेशन कर पाएगा? क्या उसका रिजल्ट उसको मिल पाएगा? सबसे बड़ी भ्रांति है, इससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं है। ज्योतिष में मैडम शनि तो समय का कारक है। 7.5 आपको ये कहती है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और समय का मालिक ही शनि है। उससे आप परहेज रख रहे हैं, यानी समय से ही परहेज कर रहे हैं। अरे भैया समय को साथ ले लो। शनि कहता है आपका मन हर तरफ भटकता है, मून यानी मन। शनि सबसे स्लो प्लैनेट है। तो जब शनि चंद्रमा के बिल्कुल क्लोज आ जाता है, आपके बर्थ के चंद्रमा के, आपकी राशि के आसपास होता है, तभी 7.5 लगती है। 2.5 साल पहले चंद्रमा के साथ और उसके अगले वाला घर में ही रूल है। तो मन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसलिए आप दुखी रहते हैं। अरे भैया अगर आपने राहु केतु कंट्रोल कर लिया तो मन तो ऑलरेडी कंट्रोल में है ना, तो शनि से डरना क्या? शनि तो आपको एफर्ट करने के लिए कर रहा है कि हैव डिसिप्लिन। शनि अपना काम किससे कराता है? राहु केतु से। अच्छा। अरे राहु केतु अपनी तरफ ले लिया, अब शनि क्या करेगा? ऑर्डर देता रहेगा। राहु केतु सुनेंगे नहीं। भाई शरीफ आदमी है बेचारा, सुबह से उठ के टाइम पे डिसिप्लिन में चल रहा है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, हार्डवर्क करता है, ईमानदारी से काम करता है, जो भी इसका करियर है उस पर पूरा फोकस करता है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। अब कर शनि क्या नुकसान करता देखता हूँ। हाँ, नहीं करेगा कुछ फिर मैडम तो 7.5 खराब थोड़ी है, वो तो आपको लेसन देने आई है। हैव पेशेंस, डू मोर हार्ड वर्क एंड यू विल गेट द रिजल्ट। 7.5 में बहुत लोगों को
मैंने राइज करते देखा है। मैं आपको आज आपकी ऑडियंस को एक बताता हूँ, 7.5 को ब्लेसिंग समझिए। अगर 7.5 ठीक है, आपके चार्ट में और बहुत सारे उल्टे पुल्टे योग नहीं है, 7.5 आपको करियर में राइज देने आई है। अगर ये वीडियो लोग देखें तो कमेंट में ज़रूर डालें सब लोग कि क्या 7.5 के समय आपको करियर की नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। अगर आपने उसे नहीं लिया तो आपने गलती करी है। शनि तो देने आया है और हम उसको ले ही नहीं रहे। शनि समय है, 7.5 मीन्स आपका समय शुरू हो गया। करियर की नई अपॉर्चुनिटी देगा, प्रॉपर्टी बनाने की अपॉर्चुनिटी देगा, बट विद डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड हार्ड वर्क। ये थंब रूल है, इसलिए 7.5 खराब नहीं है। 7.5 अच्छी चीज़ है अगर आप उसे सही से समझ लें तो। और ये ठीक वैसे ही, शनि अंधेरे का मालिक है। सामने क्या रखता है? अंधेरा। रात का मालिक है ना शनि, दिन का सूर्य, रात का शनि, ठीक है ना। तो रात में क्या होता है, हम आगे विजुअलाइज नहीं कर पाते। आप रात में ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास लाइट्स नहीं है, तो आपकी स्पीड तेज होगी क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि आगे कोई खड्डा है तो एक्सीडेंट। तो इसलिए आपकी स्पीड स्लो होगी। लेकिन अगर आपको सामने दिखने के लिए बढ़िया हेडलाइट्स हो, वो ऑन हो और वो दूर तक एरिया कवर करते हो, तो आप अपनी स्पीड आराम से 70-80-100 तक ले जा सकते हैं अपनी कार की, है ना। आपको पता है हाईवे अच्छा है, आपको पता है आपके पास लाइट्स हैं, आपको पता है कोई ऐसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है, अचानक कोई और बीच में नहीं आने वाला है, योर स्पीड इज हाई। उसी के लिए ज्योतिष की जरूरत है कि आपका समय कैसा है। आगे आपको हाईवे अच्छा मिलने वाला है कि टूटी सड़क मिलने वाली है, आपके पास हेडलाइट हैं या नहीं है, बस यही समय है। और ये ज्योतिष से हम यही पता कर सकते हैं कि अभी आपको स्पीड अप करना है कि वापस स्लो चलना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समेटने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैनिफेस्टेशन की, बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन करते टाइम। जैसे हमने बात की एलिमेंट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें वो नहीं होगा। टाइम हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, या हम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमारी गड़बड़ हो सकती है। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं? तो जिस चीज का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस चीज पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी पे फोकस रखें। सारी थॉट्स छोड़नी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस की बात की थी, ठीक है, हमने लग्जरीज की बात की थी कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। अब कोई करियर चाहता है अपनी लाइफ में, तो वो करियर के लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, तो उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? मैडम, सबसे पहले जो उसके करियर में चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भूल जाओ। चैलेंजेस को भूल जाएं? हाँ, अच्छा, यही तो इंटरफेरेंस है आपका। आप अपना करियर में आउटशाइन करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप मैनिफेस्ट करने बैठेंगे ना, आपको याद आएगा बॉस ने मुझे ये बोला, ऑफिस में मेरे साथ ये कॉन्स्पिरेसी हुई, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ये मुझे वैल्यू नहीं करता। बंद करो ये सब चीज़ें। तो जो आपका दिमाग, जब आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो नेगेटिविटी साथ में आती है, क्योंकि आप उसी के सराउंडिंग में हैं। आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं, अच्छी और बुरी, वो आपको याद आती हैं, है ना। मैनिफेस्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो हमारे पास नहीं है हम उसे चाहते हैं। हाँ, हम उसी को विजुअलाइज कर रहे हैं। और नहीं होने, जब आप मैनिफेस्ट करने बैठते हैं तो नहीं होने की वजहें साथ साथ घूमती है, उसको छोड़ दीजिए, रीजंस को छोड़िए, तभी लेट गो बोला गया है। और फिर शांत मन से मैनिफेस्ट करिए, मिल जाएगा। और अगर इसमें आप थोड़ा टाइम को ले लें, अगर अपनी कुंडली दिखा के उसको अलाइन कर लें, तो इट विल बी मोर ईजी। तो क्या मैनिफेस्टेशन जब हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे किसी लाइफ पार्टनर को हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे हम लोग अपना बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी भी फील्ड में अगर मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, तो क्या मुझे सबका प्रोसेस एक होता है कि मुझे चैंटिंग करनी पड़ेगी, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, मुझे अफर्मेशंस करने पड़ेंगे, विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी? क्या सबका प्रोसेस, सबका मेथड एक ही होगा, या फिर मतलब मैं क्या सबके लिए अलग अलग चैंटिंग होंगी, सबके लिए मेडिटेशन का तरीका भी अलग अलग होगा? ज़्यादातर चीज़ें सेम है। अगर मैं स्पेसिफिक अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो आप एक्चुअली चैंटिंग, मंत्रा जाप और इस तरह की जो बात कर रहे हैं, ये आप मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कोई वाटर को यूज़ कर करता है, कोई एयर एलिमेंट को यूज़ कर करता है, और अगर कोई अर्थ को यूज़ करता है। तरीका आप कुछ भी ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जब तक आपका बेसिक्स ठीक नहीं है, मतलब बाकी सारे तरीके काम नहीं करेंगे। मतलब माइंड? हाँ जी, ओके। माइंड, सराउंडिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, लेट गो, इन सबको करिए और ग्रैटिट्यूड लाइए। और जब जिससे मांग रहे हैं उसके आगे सरेंडर होके करिए।
आप जिससे मांग रहे हैं जो वो बहुत आपसे ज्यादा important है, पावरफुल है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर होना। तो आप स्पिरिचुअलिटी में, और क्या, यही तो है सब कुछ, स्पिरिचुअलिटी, सरेंडरिंग पहला थॉट है। सरेंडरिंग, आप गॉड के सामने, आप सुपरनेचुरल पावर के सामने आप सरेंडर कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, मैं आपसे मांगता हूं, मेरे पास नहीं है, यू आर सुप्रीम पावर और मैं कुछ नहीं। ओके, यही तो सरेंडरिंग इन ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड सरेंडरिंग यही तो है, और क्या है। ये तो हमारे ऋषि मुनि बोल के ही गए हैं। आपने उस टर्म को थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन असली बात क्या है, मन को काबू में रखना, ध्यान में रहना और सुपर पावर से कनेक्ट हो जाना, इसका ही तो तरीका है। और क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के एक नए एस्पेक्ट पे हमने बात की कि एस्ट्रोलॉजी से उसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, वो पूरे प्रोसेस को फॉलो भी करते हैं, लेकिन वही वाली बात आती है, रिजल्ट जब उन्हें नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉप आउट कर देते हैं कि भाई नहीं हो रहा या ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। बट आपने जो आज एस्ट्रोलॉजी से इसको कनेक्ट किया है कि अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत जल्दी अचीव करना, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आप अपनी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर उसमें आप कुंडली दिखाएं तो आप क्या है बहुत जल्दी उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, राइट। बहुत अच्छा लगा हनीश सर आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया और एक मैनिफेस्टेशन के नए तरीके को जानने की आज मैंने भी कोशिश की, आई एम श्योर मेरे दर्शकों ने भी की है। और जब भी आपसे अब नेक्स्ट मुलाकात होगी, ज़रूर आपने जो कहा मैनिफेस्टेशन को हम लोग वास्तु से भी कनेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग उस टॉपिक पे भी आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू।